3 साल 3 साल मैंने इस जेल में बिना किसी गलती के काटे। आज मैं आजाद तो हो रहा हूं, पर इस बात की मैं खुशी जाहिर करूं या दुख, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगभग 21 साल का विक्रांत जेल में अपना सामान पैक करते हुए बोल रहा था। उसके सामने बैठा एक और कैदी ओंकारनाथ, जो काफी उम्रदार था, विक्रांत की बातें सुन रहा था। ओंकारनाथ की लंबी सी दाढ़ी थी, जो अब उम्र के साथ साथ सफेद हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए विक्रांत से पूछा, क्या सोचा है विक्रांत? क्या करोगे बाहर जाकर? विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और बोला, जिसके लिए मैं यहां आया था, मेरी श्रुति, बाहर निकलते उससे शादी करूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। श्रुति भी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर ओंकारनाथ ने कहा, जरूरी नहीं है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो, पर हां, एक नई शुरुआत तो जरूर होगी। विक्रांत ओंकारनाथ की बात समझ नहीं पाया। उसने अपना बैग उठाया और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी ओंकारनाथ ने अपनी उंगली से एक रिंग निकाली और विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस रिंग को पहन लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। रिंग? पर यह किस लिए? विक्रांत ने रिंग लेते हुए पूछा। ओंकारनाथ ने जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, फिलहाल इसे पहन लो। विक्रांत ने रिंग ले ली और जैसे ही उसने रिंग पहनी, उसे एक जोर का झटका सा लगा। ओंकारनाथ ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है विक्रांत। ओंकारनाथ क्या कहना चाहता है, यह विक्रांत को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो रिंग को देखकर विक्रांत मुस्कुराया। उसके रिहा होने का टाइम हो गया था, इसलिए ओंकारनाथ को अलविदा कहकर जेल से बाहर निकल गया। इन 3 सालों में जेल में विक्रांत से कोई भी मिलने नहीं आया था। जेल में भी वो सिर्फ ओंकारनाथ से बात करता था। विक्रांत के अलावा सभी कैदी ओंकारनाथ को पागल समझते थे। दरअसल ओंकारनाथ एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और फोरेंसिक मेडिसिन, आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन जब वो कैदियों को इस बारे में बताता था तो कोई भी उसका यकीन नहीं करता था। ओंकारनाथ ने इन 3 सालों में विक्रांत के मेडिटेशन और अल्टरनेटिव मेडिकल स्किल को इंप्रूव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। जेल से निकलकर विक्रांत अपने घर पहुंच गया। उसने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। विक्रांत की मां अनीता पाठक ने दरवाजा खोला। उन्होंने काला चश्मा पहना था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देख नहीं सकती थी। हाथों से टटोलते हुए अनीता ने पूछा, कौन है? अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए विक्रांत धीरे से बोला, मैं हूं मां। विक्रांत की आवाज सुनते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। अपनी मां को स्टूल पर बिठाते हुए विक्रांत ने पूछा, आपकी आंखों को क्या हुआ है मां? विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो जेल गया था तब उसकी मां बिल्कुल ठीक थी। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखें भी चली गई? विक्रांत ये सब सोच रहा था, तब अनीता ने रोते हुए बताया, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई और फिर कुछ ही वक्त बाद मुझे आंखों में धुंधला दिखाई देने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हमारे लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऑपरेशन के पैसे कहां से आते? आखिर में उसी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अपनी मां की बातें सुनकर विक्रांत की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने धीरे से पूछा, इतनी तकलीफें सहने की क्या जरूरत थी मां? मैं नहीं था पर श्रुति तो थी ना, उसकी मदद ले लेते। अनीता कुछ बोलती उससे पहले ही जोर से किसी ने दरवाजा पीटा। विक्रांत की मां अचानक बहुत डर गई। अपनी मां के चेहरे पर डर देखकर विक्रांत ने पूछा, कौन आया है मां? अनीता डरे हुए स्वर में बोली, कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। विक्रांत ने दलील करने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने उसे अंदर भेज दिया और फिर दरवाजा खोला। विक्रांत ने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे, जिनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे।
और वो चेहरे से काफी डेंजरस लग रहे थे। दरवाजा खोलते ही उनमें से एक शख्स ने सख्त आवाज में पूछा, हाँ बुढ़िया, सब तैयार है ना? अनीता ने सिर हिलाया और हाथों से टटोलते हुए पास में रखी एक थैली उठाई और उनकी तरफ बढ़ा दी। उस आदमी ने थैली पकड़ी और उसे उलट दिया। उसमें रखे कुछ सिक्के और नोट जमीन पर बिखर गए। ये देखकर उस आदमी ने जोर से विक्रांत की मां को डांटते हुए कहा, ये सब क्या है बुढ़िया? अनीता ने हकलाते हुए कहा, पूरे 10,000 है मालिक, आपको यकीन ना हो तो गिन लीजिए। टैटू वाले आदमी ने विक्रांत की मां को धक्का देते हुए कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उठाओ इसे और गिनो। विक्रांत की मां जमीन पर गिर गई। विक्रांत से यह देखा नहीं गया और वो दौड़ता हुआ बाहर आया और अनीता को उठाते हुए पूछा, मां आप ठीक हो ना? हालांकि अनीता काफी डर गई थी, इस वजह से कुछ बोल नहीं पाई। विक्रांत गुस्से में उन लोगों को घूर रहा था। उसे देखकर टैटू वाले आदमी ने अपने साथी से कहा, यार ये लड़का कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, कहीं ये वो तो नहीं जो जेल गया था? वो और उसका साथी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। विक्रांत उनकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा नजर आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, अगर यहां से अपने पैरों पर वापस जाना चाहते हो तो घुटने टेक कर मेरी मां से माफी मांगो, अभी के अभी। उसकी बात सुन उनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मुझे माफी मांगने के लिए कहा? तू जानता? वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रांत ने उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का मार दिया। इसी के साथ वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका साथी विक्रांत पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, विक्रांत ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और लगातार उसे 5-7 मुक्के जड़ दिए, जिस वजह से उस आदमी की आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा छा गया। वो दोनों अब डर गए थे। बाहर भागते हुए वो चिल्लाए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनके जाने के बाद विक्रांत को रियलाइज हुआ कि उसके अंदर अचानक ही इतनी ताकत आ गई थी। उसने जो किया था उससे वो खुद चौंक गया था। विक्रांत, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए मना किया था ना, तुम आज ही जेल से छूटे हो। अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, सोचा है कभी तुमने? अनीता ने उसे टोका। इसी के साथ विक्रांत अपने ख्यालों से बाहर आया और जमीन पर बैठकर अपनी मां के घुटनों पर हाथ रखकर बोला, आप चिंता मत करो मां, कुछ नहीं होगा। अब मैं बाहर आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह कहकर विक्रांत जमीन पर बिखरे हुए पैसे उठाने लगा। तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग सा व्यक्ति आया, जिसने मैले पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसकी हल्की सफेद दाढ़ी थी। ये विक्रांत के पिता संजीव पाठक थे। विक्रांत को देखते ही वो उस पर ताना मारते हुए बोले, ओहो, साहबजादे बाहर आ गए। अरे अनीता, इसकी अच्छी तरह से स्वागत किया या नहीं? अरे लोगों के बच्चे देश विदेश से पढ़कर लौटते हैं और हमारा बेटा जेल से सजा काट कर लौटा है। विक्रांत नजरें झुकाकर सुन रहा था। उसे लगा कि अगर वो घर में रुका तो उसके पिता उसे ताने देते रहेंगे, इसलिए उसने अपनी मां को जमीन से उठाकर सोफे पर बिठाया और धीरे से कहा, मां, मैं श्रुति से मिलने जा रहा हूं। श्रुति का नाम सुनते ही उसके पिता संजीव के हाव भाव बदल गए। गुस्से में वो बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस लड़की की वजह से ही हमारी ये हालत हुई है, और वैसे भी उससे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो धूमधाम से शादी कर रही है। संजीव की बात सुनकर विक्रांत को लगा कि शायद उसने गलत सुना। वो कुछ पूछता उससे पहले ही उसके पिताजी फिर बोल पड़े, सही सुना तुमने, उसकी शादी है आज। ये सुनकर विक्रांत दंग रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसे गुस्सा आया और वो घर से बाहर निकल गया। विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था कि श्रुति उसके साथ ऐसा कर सकती थी। वो दौड़ता हुआ उसके घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने देखा उसकी रिंग में अचानक से लाल रंग चमकने लगा। विक्रांत रिंग की तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी एक सफेद कार स्पीड में आई और विक्रांत को टक्कर मार दी। विक्रांत कुछ फीट दूर जाकर गिरा। वो कार एक लड़की संध्या शाह ड्राइव कर रही थी। वो तुरंत बाहर निकली
और गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए बोली, इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? विक्रांत उठा और दर्द भरी आवाज में बोला, ओह पापा की परी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं था क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? विक्रांत का जवाब सुन संध्या और भी ज्यादा गुस्से से बोली, मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन दोनों की बहस चल रही थी, तब संध्या की गाड़ी का दरवाजा खुला और सूट पहना हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी उदय शाह बाहर निकला। दिखने में वो काफी अमीर और बीमार आदमी लग रहा था। संध्या तुरंत उसके पास गई और उसे सहारा देते हुए बोली, डैड, आप बाहर क्यों आ गए? मिस्टर शाह ने हांफते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। संध्या ने अपने बैग से एक नोटों की गड्डी निकाली और विक्रांत की तरफ फेंकते हुए बोली, इसे उठाओ और निकलो यहां से। तुम्हारे साथ बहस करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कहकर संध्या अपने पिता उदय को वापस गाड़ी में बिठाने जा रही थी, तभी अचानक विक्रांत बोला, हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। इनका लेफ्ट लंग बहुत ही बुरी हालत में है, जिस वजह से इन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। लेकिन इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। विक्रांत की बात सुनते ही संध्या का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? हमें अभी लेट हो रहा है, वरना तुझे मुंह तोड़ जवाब देती। चलिए डैड। तब उदय ने संध्या से कहा, एक मिनट संध्या, मुझे इनसे बात करने दो। इतना कहने के बाद उसने विक्रांत से हांफते हुए कहा, तुमने कहा कि किसी डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसका यही मतलब है कि तुम्हारे पास इस बीमारी का इलाज हो सकता है, तो क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो? इतना बोलते ही वो जोर जोर से खांसने लगे। विक्रांत तुरंत उसके पास पहुंचा और उनका कुछ ट्रीटमेंट किया, जिससे उन्हें बहुत रिलीफ मिला। उदय विक्रांत से काफी इंप्रेस्ड हो चुका था। उसने विक्रांत से कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरा इलाज करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। विक्रांत ने कहा, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे किसी से मिलने जाना है। शाह ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा कार्ड रखो, ये होटल मेरा ही है, आज शाम वहां जाना, हम साथ में डिनर करेंगे। विक्रांत कार्ड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कार्ड पर नाम पढ़ा वो शॉक्ड हो गया। ये एक टॉप बिजनेसमैन का कार्ड था, मिस्टर उदय शाह, और उनके पास खड़ी लड़की उनकी इकलौती बेटी संध्या शाह थी। विक्रांत ने कार्ड ले लिया और बोला, मुझे अभी निकलना होगा, मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा। मिस्टर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, मैं वेट करूंगा, और संध्या के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। विक्रांत भी श्रुति के घर जाने के लिए आगे बढ़ गया। जेल से निकलने के बाद जो कुछ हुआ था उससे विक्रांत खुद हैरान था। पहले उसने उन खतरनाक गुंडों को मार भगाया था और अब इस अधेड़ उम्र के आदमी की असली बीमारी परख ली, यहां तक कि उसे टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी दी। विक्रांत को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अलग अलग तरह की शक्तियां आ गई हैं। चलते चलते उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी, जो उसे ओंकार नाथ ने दी थी। विक्रांत को रियलाइज हुआ कि कहीं ये सब इस अंगूठी का तो कमाल नहीं। इन्हीं सब ख्यालों में वो श्रुति के घर पहुंच गया। उसके घर की सजावट देखकर विक्रांत की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही विक्रांत अंदर जाने लगा, सामने से श्रुति की मां माधवी आ गई। विक्रांत को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जल्दी से विक्रांत के पास पहुंची और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आज मेरी बेटी की शादी है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम जैसे क्रिमिनल का चेहरा देखे। निकल जाओ यहां से। उसकी बातें सुनकर अब विक्रांत को समझ आ गया कि श्रुति की शादी की बात सच थी। विक्रांत ने गुस्से में श्रुति की मां माधवी को घूरते हुए कहा, मेरे रहते श्रुति किसी और से शादी कैसे कर सकती है? मुझे पता है तुम लोग जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे हो। इतना कहकर वो अंदर घुस गया और जोर से चिल्लाया, श्रुति, श्रुति! सामने से दुल्हन का जोड़ा पहने श्रुति बाहर निकली। उसको देखते ही विक्रांत ने कहा, श्रुति, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है।
ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम कह दो इन सबसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। श्रुति सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? श्रुति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत की गर्लफ्रेंड ऐसे क्यों बातें कर रही थी? जेल में विक्रांत को मिली उस रिंग का क्या राज है और क्या क्या चमत्कार करने वाली थी ये रिंग? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट